हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिसाइल क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर 2 को। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के ही मॉडल पेपर 1 को कर चुके थे। डियर स्टूडेंट, यहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आधार पर 100% सिलेक्टेड किए गए हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो आपसे एग्जाम में, आपका जो एग्जाम आने वाला है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद अपने कॉपी में एक बार नोट कर ले सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको लंबे समय के लिए याद रह सके। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी पर नोट करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रह जाता है। इसीलिए आप ये काम कर सकते हैं, एग्जाम्स आने से पहले, यानी आपका एग्जाम आ चुका है, बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसके लिए आप सारे क्वेश्चंस को एक बार नोट करते रहिए ताकि आपको दिमाग में बहुत ही अच्छे तरह से बैठ जाए। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर सेट 2 को। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, ए और बी दोनों, यानी आयकर और उपहार कर दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन है जो केंद्रीय बैंक का काम नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय नीति का नियंत्रण, वित्तीय नीति का नियंत्रण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? तो कौन है आर्थिक मंदी का स्थिति का लक्षण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल्य स्तर में कमी और उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करेंसी जमा अनुपात है, करेंसी जमा अनुपात है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा प्लस बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ऋजु रेखी मांग वक्र जहां एक्स अक्ष से मिलता है वहां मांग लोच होती है, वहां मांग की लोच क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होगी। वहां क्या होगी? मांग की लोच अनंत, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर दोनों को अप्रत्यक्ष रूप में शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यय यानी ऐसे खर्च जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वो क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय यानी राजस्व खर्च कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर किस प्रकार का कर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आय कर और उपहार कर दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाई की माप है? तो क्या है? किसने कहा था इस शब्द को, इस परिभाषा को? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्राउथर ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप है? तो कौन से रूप है विनिमय दर के? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर से निम्नलिखित में से कौन से रूप है? तो कौन से रूप है स्थिर विनिमय दर के? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली और विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण है? तो कौन से गुण है स्थिर दर के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण में वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से दोष है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, पूंजी का सीमित प्रवाह और विनिमय दर में आकस्मिक उच्चवाचन, ये सारे स्थिर विनिमय दर के दोष है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? कौन है जो अर्थव्यवस्था की समस्या से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है? किस रूप में किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थव्यवस्था को। समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, क्या उत्पादन हो और कैसे उत्पादन हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानपन्न वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगी। जो उसके स्थान पन्न वस्तु की मांग है वो बढ़ जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाते हैं, दाईं ओर खिसक जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल ए और सी, यानी संसाधनों की वृद्धि से और तकनीकी में सुधार से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी, वाई में सी एवं यानी कैपिटल सी और स्मॉल सी का मतलब क्या होता है क्रमशः है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल सी का है स्वायत्त उपभोक्ता एवं स्मॉल सी का है सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्यों बढ़ा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी, यानी वस्तु सस्ती हो जाती है और कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादन की अवधारणा है, तो क्या है उत्पादन की अवधारणा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का क्या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में अंतर आता है, वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औसत उत्पाद कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यानी हम बोल सकते हैं इनमें से सभी, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। एक विक्रेता और अधिक विक्रेता, निकट स्थानपन्न का अभाव, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? कौन सी है जो एकाधिकार की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वस्तु की समरूप इकाई। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? अब बताना है कि विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी विधेयीकृत उत्पादन, बाजार का अपूर्ण ज्ञान और विक्रय लागत। चलते हैं सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है? राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता और उत्पादन की एक रूपता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, कैसे होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता? राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी समष्टि आर्थिक चर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है 4 क्षेत्रीय मॉडल पे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परिवार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा परिवार, फॉर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तीन क्षेत्रीय मॉडल में कौन शामिल है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी परिवार, सरकार और फर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परिवार फर्म को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, मुद्रा का परिमाप और धन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूंजीगत पदार्थ कौन है? कौन है पूंजीगत पदार्थ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मशीन, बिल्डिंग और औजार, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय एवं आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है? किसने कहा ये शब्द? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरी हार ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात है? दोनों ही क्वेश्चंस अलग है और दोनों ही कंफ्यूज वाला है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और ध्यान से देखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीटरसन। क्या हो जाएगा? पीटरसन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाली परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन का अनुपात है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुरिहारा। राइट हो जाएगा कुरिहारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आय के विभिन्न स्रोतों पर बचत तथा आय का अनुपात है, उसे क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बचत प्रवृत्ति आय कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्थगित भुगतान की माप, मूल्य एवं संचय और मूल्य हस्तांतरण, ये सारे शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा व धुरी के जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। ये शब्द जो है, ये जो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये मार्शल के अनुसार बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीडिया में किया गया था, लीडिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती हो? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्राउथर। ये जो शब्द ये किसके अनुसार है? तो क्राउथर के अनुसार ऐसे बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट क्या शामिल करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत व्यय, यानी व्यय का मतलब होता है खर्च। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर आधारित है, जैसे कि से का बाजार नियम, मजदूरी दर की पूर्ति लोचशीलता, बाजार दर की पूर्ण लोचशीलता। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा की स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीगू के अनुसार ये जो मजदूरी कटौती है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा की स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? तो किस बिंदु पर निर्धारण होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आई बराबर एस के आधार पर निर्धारण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण कौन है? तो विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, सट्टेबाजी क्रियाएं और राजनीतिक दशाएं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमेरिकी डॉलर का अवमूल्य कब हुआ था? अमेरिकी डॉलर का अवमूल्य कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 12 फरवरी 1973 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तैरती विनिमय दर की व्यवस्था किसके अधीन आरंभ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो दोहरी विनिमय प्रणाली ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 1992। 1 मार्च 1992 को दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एस तारापुर कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे एस तारापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है किस ओर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षय। अक्षय यानी मूल बिंदु की ओर नातेदार होती है। अक्षय की ओर नातेदार होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक अधिकतम लोक कल्याण होता है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण होता है। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी सीमित संसाधन। सीमित संसाधन एक आर्थिक समस्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए यानी अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना उपभोक्ता संतुलन है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है। तो क्या है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कीमत को स्वीकार करती है। कीमत को स्वीकार करती है पूर्ण प्रतियोगिता में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक है? तो साधन कीमत निर्धारण के कौन से घटक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी लगान मजदूरी और ब्याज। चलते हैं अगले प्रश्न है उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक एजेंट। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक एजेंट है उपभोक्ता। अगला प्रश्न है एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार की कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुल उपयोगिता कहा जाता है या कुल उपयोगिता कहते हैं। अगला प्रश्न है उपयोगिता में क्या होती है? तो उपयोगिता में होती है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यानी कि लाभदायकता और हानिकारक दोनों होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन फलन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी उत्पादन फलन का संबंध निश्चित या समय अवधि से होता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है उत्पादन के निम्न प्रकार कौन से हैं? तो उत्पादन के निम्न प्रकार कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी कि ए बी और सी तीनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एली ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादन की 3 अवस्था कौन है? तो उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है। तो क्या है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीमत को ग्रहण करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतुलन कीमत। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन से अर्थशास्त्रीय कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकॉर्डो। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी वालरस और जेबेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः बेलोचदार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं अर्थशास्त्र का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र तीनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के संतुलन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्षेपण बराबर रिसाव, अंतःक्षेपण बराबर रिसाव। अगला प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। अगला प्रश्न है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीएनपी सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है, किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीजर ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाली परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है, तो अनुपात है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार ब्याज से अभिप्राय किसी निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग से प्राप्त होने वाला पारितोषिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केनस के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी सार्वजनिक व्यय में कटौती, करों में वृद्धि और सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, यानी मोनेटा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा। इसका अर्थ होता है, मोनेटा का अर्थ होता है मुद्रा, जो कि मनी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार, पूंजी की तरलता, गतिशीलता में सहायक, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह वस्तु है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, जो विनिमय का माध्यम हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? तो कौन से गुण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी उपयोगिता, वहनीयता, टिकाऊ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के दोष है? तो कौन से है जो मुद्रा के दोष है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ऋण तंत्र को प्रोत्साहन, वर्ग संघर्ष का उदय, प्रलोभन को प्रोत्साहन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आय एवं उत्पाद के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको जो आप ही लोग इसे बताएं कि 96 का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, आप इसे खोजने का प्रयास करें। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है केन्स का रोजगार सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केन्स के सिद्धांत का संबंध है, तो किससे संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोक्ता प्रवृत्ति से या बचत प्रवृत्ति से, इनमें से सभी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है, तो किसे कर प्राप्ति में शामिल की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आयकर, संपत्ति कर और उत्पाद कर
सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैर कर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है गैर कर प्राप्तियों में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी फीस, लाइसेंस एवं परमिट, जब्त संपत्ति, दंड एवं जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा राइट हो। आज के लिए है इतना ही, मिलते हैं हम लोग